पूरा देश असत्य पर सत्य की जीत का पर्व मना रहा है, यानी कि दशहरा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहां रावण दहन हो रहा है, वहीं पर लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। इसी पटाखों की आड़ में तीन हथियारबंद लोग आते हैं और एक व्यक्ति की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर देते हैं। लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले भगदड़ मच जाती है। लोग जान नहीं पाते कि एक व्यक्ति जो कि इतना वीआईपी, इतना मजबूत वाई ग्रेड की जो सुरक्षा सिक्योरिटी होती है, उनके साथ रहते हुए वे तीन हथियारबंद उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं और साथ में उनके एक गार्ड जो होते हैं, उनके साथी होते हैं, उनकी भी हत्या हो जाती है। दोस्तों, यह खबर जैसे सोशल मीडिया पर पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं कि एक व्यक्ति जो कि इतनी सुरक्षा के बीच में रहता है, उसकी तीन लोग आकर हत्या कर देते हैं, तो आम जनमानस की सुरक्षा कैसे होगी? आम जनमानस अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा? दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज आपकी सच्चे दिल से, हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं मोनू भारद्वाज रियल स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूं, एक ऐसे व्यक्ति की कि जो किसी भी शोहरत का मोहताज नहीं, देश से लेकर प्रदेश तक उसकी शोहरत का डंका बजता है। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर लगता है मुंबई, और मुंबई शहर का बैरा ईस्ट का एक निर्मल नगर थाना लगता है, जहां एक विधायक जी अपने विधायक बेटे की ऑफिस से निकलकर बाहर दशहरा का पर्व मना रहे हैं। तभी तीन हथियारबंद लोग आते हैं, विधायक जी के ऊपर लगातार गोलियां बरसाने लगते हैं। दो गोली उनके सिर में लगती है और एक गोली उनके पेट में जाकर लगती है। दोस्तों, वहीं पर विधायक जी गिर जाते हैं और गिरने के बाद छटपटाने लगते हैं। साथ में बीच बचाव में आए उनके एक साथी जो होते हैं, उनको भी गोली लग जाती है, वो भी मौके पर मर जाते हैं। लोगों को पता नहीं लगता कि आखिर ये गोली चल रही है या पटाखे की आवाज आ रही। जब जब पटाखा फूटता, तब तक वो जो आरोपी थे, जो गैंगस्टर थे, जो हत्यारे थे, वो उसी समय अपना निशाना विधायक जी पर लगाते थे। आखिर कौन थे वो व्यक्ति जिनके ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई? दोस्तों, आनन फानन में उनको एक निजी हॉस्पिटल, जो कि मुंबई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें लगभग 11:30 बजे मृत्यु घोषित कर दिया। जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंचती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। आखिर वो कौन व्यक्ति था? दरअसल उस व्यक्ति का नाम था बाबा सिद्दीकी। अब बाबा सिद्दीकी बिहार प्रदेश के रहने वाले थे। उनके पिता जो है वॉच, जो घड़ी होती है, उसको बनाने का काम करते हैं। तभी वो अपने पिता के साथ हाथ बटाते हैं और हाथ बटाते बटाते धीरे धीरे ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर लेते हैं और रुख कर देते हैं अपने पिताजी के साथ मुंबई की तरफ। जब जाते हैं मुंबई में, तो अपने पिता के साथ उनका हाथ बटाते हैं और उनके साथ काम करते हैं। तभी उनके दिमाग में एक बात चलती है कि क्यों ना राजनीति में कुछ हाथ आजमाया जाए, और सन 1977 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग करते हैं और 1992 में वो मुंबई नगर के पार्षद भी बन जाते हैं। दोस्तों, लगातार कांग्रेस पार्टी में उनका जो कार्य था, लगातार उनकी जो कर्मठशीलता थी, इतनी ज़्यादा थी कि वो उनको लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक पद मिलता ही जा रहा था। वो उस पद को बाखूबी निभा रहे थे। इस तरीके से धीरे-धीरे उनका जो चर्चा है, आम लोगों में, बड़े-बड़े नेताओं में होने लगता है। तभी उनकी मुलाकात जो हो जाती है सुनील दत्त से, जो कि जाने-माने अपने ज़माने के सुपर स्टार रहते हैं। दोस्तों, जब सुनील दत्त से उनकी मुलाकात हो जाती है, तो धीरे-धीरे सलमान खान, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, यानी कि जितने भी बॉलीवुड के एक्टर और अदाकारा होते हैं, सबसे उनकी पहचान बन जाती है, लोग उनको जानने लगते हैं। दोस्तों, आ जाता है समय 1999 का, और 1999 में बैरा वेस्ट से पहली बार बाबा सिद्दीकी विधायक चुने जाते हैं। दोस्तों, उनके प्रचार में बड़े-बड़े हीरो, हीरोइन
कलाकार सब आते हैं, उनका प्रचार करते हैं और प्रचार करते करते वह सीट को जीत जाते हैं। दोस्तों उसके बाद उनका जो रुतबा होता है वह रुतबा लगातार चलने लगता है। दोस्तों इसी बीच उनकी जो कांग्रेस में पकड़ थी वो काफ़ी बढ़ जाती है। लोग उनके साथ रहना पसंद करने लगते हैं। बड़े-बड़े जो स्टार होते हैं वो स्टार भी उनके साथ आने जाने लगते हैं। दोस्तों पूरे भारतवर्ष में उनका जो रुतबा है लगातार बढ़ने लगता है। बाबा सिद्दीकी चर्चाओं में लगातार आते रहते हैं। तभी 2008 में कैटरीना कैफ का जन्मदिन मनाया जाता है और उस जन्मदिन पर सलमान खान और शाहरुख खान में कुछ बातों को लेकर कहा-सुनी हो जाती है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। दोनों लोग एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से काम करने के लिए एक कसम खा लेते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों बाबा सिद्दीकी जो थे अपने घर पर जो रोज़ा इफ्तार पार्टी होती है, उस पार्टी का आयोजन करते हैं और उस पार्टी में लोगों को बुलाते हैं। 2013 में सलमान खान और शाहरुख खान दोनों जो बड़े-बड़े स्टार होते हैं, दोनों को बुलाया जाता है और एक तरफ दाएँ बगल शाहरुख खान, बाएँ बगल सलमान खान, दोनों लोगों को बाबा सिद्दीकी हाथ मिलाकर दोनों को गले मिला देते हैं और दोनों की दुश्मनी को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। दोस्तों अगले सुबह जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से यह खबर पहुंचती है लोगों तक, पेपर के माध्यम से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिरकार यह कौन व्यक्ति है जिसकी इतने दिनों से दुश्मनी आ रही थी, लेकिन इस व्यक्ति ने क्षण में दोनों बड़े-बड़े सुपरस्टार को एक कर दिया। दोस्तों दरअसल 2013 में मुंबई शहर के अंदर एक जमीन के टुकड़े को लेकर के दो पक्ष में विवाद चल रहा था। एक पक्ष था बाबा सिद्दीकी का तो दूसरा पक्ष था अहमद लंगड़ा का। अहमद लंगड़ा जो शकील अहमद जो छोटा डॉन होता है अंडरवर्ल्ड का, उनको संदेश आता है कि तुम इस जमीन के टुकड़े में मत पड़ो और तुम्हें इससे अलग रहना चाहिए क्योंकि ये जो जमीन का टुकड़ा है ये अहमद लंगड़ा का है। दोस्तों जब बाबा सिद्दीकी इस बात को नहीं मानते हैं तभी अंडरवर्ल्ड का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम का एक फ़ोन आता है बाबा सिद्दीकी को और उनसे कहा जाता है कि मैं राम गोपाल वर्मा से कहकर तुम्हारे ऊपर एक फ़िल्म बनवाऊँगा फ़िल्म का नाम होगा एक था यमन। जब इतनी बात बाबा सिद्दीकी सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, पुलिस प्रशासन से जाकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। हालांकि उनको वाई ग्रेड की जो सुरक्षा होती है वो मिल भी जाती है, लेकिन इसी बीच लगातार उनका जो दुश्मनी का सिलसिला होता है बढ़ता ही जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं फिर उनके राजनीतिक करियर के बारे में। 2004 से 2008 के बीच में सिद्दीकी बाबा मंत्री भी थे और 2008 के बाद वो उनका बेटा भी पार्टी में लगातार सक्रिय रहता है, अपने पिता के कदमों पर चलता रहता है और राजनीति के धीरे-धीरे गुण सीख जाता है। दोस्तों 48 साल कांग्रेस के साथ रहने के बाद 2024 में उनका कांग्रेस से मोह भंग हो जाता है और एनसीपी जो शरद पवार की जो पार्टी होती है उसमें वो चले जाते हैं और वहीं पर अपना जो राजनीतिक सफ़र है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बिश्नोई एक ग्रुप होता है, बिश्नोई जब इनकी हत्या हो जाती है तो बिश्नोई ग्रुप के जो होते हैं वे ट्वीट करके कहते हैं इस घटना की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। दोस्तों बाबा सिद्दीकी जो समाज के एक धुरंधर, एक बहुत ही होनहार नेता होते हैं, उनकी निर्मम जब हत्या हो जाती है तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर उँगलियाँ उठने लगती है। दोस्तों वो 3 आरोपी जो कि गुरमेल सिंह और शिव कुमार और तीसरे का अभी पता नहीं, क्योंकि ये दोनों आरोपियों को पुलिस की टीम वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, उनसे पूछताछ जारी है। इस घटना के पीछे किसका हाथ है, आप किसके कहने पर आए हो, तभी उसमें से एक खुलासा निकलता है कि हम लोगों को मात्र 50,000 रुपये की सुपारी दी गई थी, हम लोग इसके अलावा कुछ नहीं जानते। हालांकि पुलिस की टीम जो है अपने ढंग से उनसे पूछताछ कर रही है। अब उनको क्या सज़ा मिलेगी, तीसरा आरोपी कौन है,
पुलिस जानने का पूरा प्रयास कर रही है कि इसके पीछे का जो हाथ है वो किसका है। दोस्तों, हमारे देश में जो शांति की जो एक दीपक जलती है, जो दीप जलता है, उसको भंग करने की कहीं न कहीं कुछ आतताइयों के द्वारा कोशिश की जा रही है। हमारे समाज को, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इससे हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।